किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप कोई सपना देखने की ताकत रखते हो तो आप उसे पूरा करने का जज्बा भी रखते हो, उतनी मेहनत भी कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जेपीएससी जेट में। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हो तो डेफिनेटली आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। बस अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत और अपनी कोशिश से जारी रखने की नीड है। एग्जाम की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। 29 मार्च को आपका एग्जाम है। गिन करके मुश्किल से 30 दिनों का समय बचा हुआ है। और अगर ऐसे में अब ढीले पड़ गए ना भैया, तो नैया डूब सकती है। तो याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आपको भी अपनी एफर्ट लगाते रहना है जब तक कि सपना साकार ना हो जाए। टॉप के 6% बच्चों का जेपीएससी जेट निकलेगा और उन्हीं 6% बच्चों में आने वाले कल असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। तब आपको डिसाइड करना है कि आप मेहनत करते हैं या फिर डामाडोल होने की तैयारी में कर रहे हैं। चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और सुबह सुबह की क्लासेस को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। जैसा कि आपको पता है कि अल्टरनेट डेज में मैं आपके साथ में पेपर वन और अल्टरनेट डेज में मैं आपके साथ में कॉमर्स दोनों डिस्कशन कर रहा हूं। क्योंकि भैया सिलेक्शन चाहिए, टॉप के 6% में आना है तो कॉमर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, पेपर वन भी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। याद रखना, छूटना बिल्कुल नहीं है। पेपर वन में सॉरी पेपर टू में यानी कि कॉमर्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास नंबर 30। और सुबह कितनी बजे क्लासेस होती हैं सर, याद रखिएगा, सुबह 7:45 में मैं आपके साथ में कनेक्ट होता हूं। डेली कनेक्ट होता हूं, पेपर वन पेपर टू दोनों लेकर के, जो कि आपको दोनों चाहिए। और आज की टॉपिक है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। देखो, मार्केट सेगमेंटेशन या मार्केटिंग सेगमेंटेशन बोथ आर सिमिलर। इसको हम लोग समझते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफी बड़ी है। और इनसे क्वेश्चंस ना 110% आपके एग्जाम में बनना ही बनना है। इससे पहले वाला भी हम लोगों ने मार्केटिंग मिक्स लिया था, मार्केटिंग मैनेजमेंट किया था। नहीं किया तो देख लेना अच्छे से, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जिन्होंने लक्ष्य अकेडमी ऐप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना आप सबको। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आपको ये पता है कि पेपर वन के लिए हम लोगों ने, देखो पेपर टू तो बहुत अच्छे से बहुत लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। पेपर वन का आपको ही पता है कि हमारी प्रैक्टिस सेट स्पेशली आती है। नहीं ज्वाइन किया है, नहीं बुक मंगवाया घर, तो मंगवा लो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 15 फुल टेस्ट हमने जो डिजाइन किया ना, ये स्पेशली 2026 को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। 2026 में जो भी आपका नया लेटेस्ट पैटर्न है ना, उसको ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। सबसे अच्छी बात, डिटेल सॉल्यूशन भी हमने दिया है और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, सो कोई इशूज नहीं है। और फ्री ओएमआर सीट दिया है क्योंकि एग्जाम आपका ऑफलाइन है, तो भैया ओएमआर सीट भी चाहिए, राइट। तो चलिए फटाफट आइए स्टार्ट कर लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे कॉमर्स वाले उनके लिए स्पेशल ऑफर, आपको पता है कि रैपिड फायर बैच हमारी चल रही थी, अभी उसमें लेटेस्ट स्पेशल डिस्काउंट्स है। जो रैपिड फायर बैच थी उसकी प्राइस कितनी हम लोगों ने रखी थी, अगर आप लोग याद होगा तो उसकी जो फी थी वो 3,000 थी, राइट। बट अभी ये 3,000 ना लग करके सिर्फ और सिर्फ 2499 लग रहा है। 500 का एडिशनल डिस्काउंट चल रहा है। जिनको भी ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर लो, मंथ एंड ऑफर है। 28 फरवरी तक ये ऑफर रहने वाला है। कब तक रहने वाला है सर? 28 तक ये ऑफर होगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है डेफिनेटली जाओ, जाकर के एनरोल कर लो, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और अपॉर्चुनिटी जब दस्तक दे रही हो ना, तो कभी भी दरवाजा बंद करके नहीं बैठते हैं, बल्कि खोल लेते हैं ताकि उसको गले लगा सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, जो मार्केट सेगमेंटेशन है ये किस चीज को दिखाता है? अच्छा, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है विभाजन। क्या मतलब होता है? विभाजित करना। मतलब अगर मेरा ये मार्केट का मतलब क्या हो गया? बाजार। मार्केट का मतलब क्या हो गया? बाजार। तो अगर ये मेरा बाजार है और मैंने इसको हिस्सों में बांट दिया, सपोज मैंने इसे 4 हिस्सों में बांटा है, ये हिस्सा ए है, ये हिस्सा बी है, ये हिस्सा सी है, ये हिस्सा डी है। अब मैंने अलग अलग रखा है, मतलब अलग अलग मतलब कैटेगरी वाइज। ये हो सकता है कि केवल मेल हो, ये केवल फीमेल हो, यहाँ पर बहुत अच्छे इनकम वाले हो, यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास रहते हो, तो मैंने अलग अलग बनाया। अच्छा, इसका क्यों बनाया हमने, क्यों ऐसा किया? बिकॉज ऑफ इससे बेनिफिट ये मिलती है कि मुझे पता चल जाएगा अगर यहाँ पर ज्यादा इनकम वाले लोग रहते हैं तो मैं प्रोडक्ट भी ज्यादा इनकम वाला बेचूंगा। अगर यहाँ पर लोअर या मिडिल क्लास के लोग रहते हैं जिनकी आमदनी कम है, तो मैं यहाँ पर सस्ता प्रोडक्ट बेचूंगा ताकि बिक सके। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मेन कारण क्या है? प्रोडक्ट को बाय हम प्रोडक्ट को कस्टमर्स के सामने ले जाएं, कस्टमर्स की नीड पूरी हो और हमारा माल बिक जाए।
तो उनको जैसी नीड है वो हम दे सके और हमको जैसी नीड है हमारा फुलफिल हो सके, तो दोनों का विन विन सिचुएशन हो, इसलिए। तो डिवाइडिंग अ मार्केट, हम डिवाइड करते हैं मार्केट को इनटू अ होमोजीनियस ग्रुप, एक होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस ग्रुप का मतलब क्या हुआ, मैंने यहां पर क्या बोला, यहां पर वैसे लोग हैं जो मिडिल क्लास में, मतलब यहां पर जितने भी डी में जितने भी वो लोग हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में, सी में वो हैं जो इनकम ज्यादा है, मतलब यहां पर सी वाले वो सब लोग होंगे जिनकी इनकम ज्यादा है, मतलब होमोजीनियस, मतलब उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं सबकी उन्होंने एवरेज सैलरी अच्छी होगी या एवरेज इनकम अच्छी होगी, तो होमोजीनियस ग्रुप में बांटते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलर नीड, उनकी नीड के हिसाब से। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। डिवाइडिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को नहीं बांटते हैं, पहली बात तो हम मार्केट को बांट देते हैं। स्प्लिटिंग करते हैं मार्केट को जियोग्राफिकल ऑनली, नहीं भैया, जियोग्राफिकल के हिसाब से केवल और केवल नहीं हो सकता है। अभी मैंने यहाँ इनकम बनाया था, मैंने इनकम बनाया, यहां पर जेंडर बना सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं मैं। डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट थ्रू द प्रमोशंस, नहीं सर, प्रमोशंस में भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट है, चूज कीजिए विच वन इज करेक्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में भर भर के होंगे, जहां पर 4-5 स्टेटमेंट होंगे, आपको एक सही चूज करना पड़ता है। ये वाले ना टाइम टेकिंग भी होते हैं, और याद रखिएगा यहीं से सिलेक्शन की राह भी खुलती है, क्योंकि जो बच्चे इनमें फेल हो गए और जो बच्चे इनमें पास हो गए, सिलेक्शन तो उन्हीं का है ना। पहला क्वेश्चन तो चलो आसान था, सब लोग कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और इस डिफिकल्ट को जो पार करेगा ना, सिलेक्शन उसकी होती है। याद रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, कोई स्कूल्स के टीचर नहीं बनने जा रहे हो। आप उनको पढ़ाओगे जो खुद कभी टीचर बनने का सोचते हैं, मतलब 11th-12th में कॉलेज के बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, आपके खुद के बच्चे कॉलेज अभी तक, खुद सोच लो कि आप कॉलेज में थे और आप कॉलेज में प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो भाई कितना डिफरेंशिएट है ना। इसीलिए जल्दी से बताओ। डेमोग्राफिक यानी कि डेमोग्राफी मतलब लोकेशन के हिसाब से, डेमोग्राफी सेगमेंटेशन जिसमें हम इंक्लूड करते हैं एज, जेंडर, इनकम और हमारा ऑक्यूपेशन। डेमोग्राफी में क्या क्या लाते हैं, डेमोग्राफी में हम एज लाते हैं, जेंडर लाते हैं, इनकम लाते हैं, ऑक्यूपेशन लाते हैं, आपकी स्टाइल, जो चीजें हैं आप जैसा काम करते हैं उसके आधार पर लाते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर आता है साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजी साइकोग्राफिक क्या हमारे पास आता है, जो हमारा साइकोग्राफिक होता है उसमें क्या आता है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करूं तो ये लाइफ स्टाइल्स को देखता है, ये हमारी पर्सनालिटी को देखता है, आपके एटीट्यूड को देखता है, आपके क्या बोल सकते हैं, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को देखेगा, कैसे आप काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं उसको देखता है। बिहेवियरल की बात करूं तो बिहेवियर बेसिकली देखता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, मतलब आपका जो किसी चीज को खरीदने का तरीका, बाय करने का तरीका, किसी कंपनी के प्रति, किसी प्रोडक्ट के प्रति आपके लॉयलिटी को दिखलाता है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझाऊं, मान लो आप कहीं सिंपल सा गोलगप्पे, पानी पूरी, फुचका जो भी बोलते हो, आप खाने जा रहे हो, एक जगह पर ना 4 अलग अलग ठेले लगे हुए हैं खाने के लिए, लेकिन आप क्या चारों के पास खाते होंगे, आप ध्यान से देखना, आप किसी एक के पास जाते होंगे और खा के आ जाते होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ आपको उनका टेस्ट पसंद है, आपको ये पसंद है। तो अगर मुझे आपको गोलगप्पे खिलाने हैं तो मुझे कैसा बनाना होगा, जैसा इसने बनाया था। मतलब आपकी यूजर्स रेट क्या है, आपकी लॉयलिटी कितनी है, आप किसी के प्रति, मतलब अगर अच्छा लग रहा है तो कैसा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब वो हर एक चीजों को चेकआउट करना और उसके आधार पर काम करना। दिस इज कॉल्ड अगेन बिहेवियरल पार्ट। बिल्कुल सही बात है। जियोग्राफिकल की बात करूं, जियोग्राफिकल बेसिकली लोकेशन को दिखलाता है, जिसमें हम बात करते हैं क्लाइमेट और रीजन्स को, यानी कि हम बात करते हैं रीजन्स और क्लाइमेट में क्या क्या बदलाव आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारा परफेक्टली है। इनकम जो है वो हमारा साइकोग्राफिक का पार्ट है, नहीं, इनकम हमारा पार्ट है डेमोग्राफिक का, तो इसको हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। तो ऑप्शन नंबर ए। तो देखो यहां पर से आपको ना 4 चीजें मिल गई, यहां पर आपको 4 चीजें मिल गई, डेमोग्राफिक मिल गया, साइकोग्राफिक मिल गया, बिहेवियरल मिल गया और जियोग्राफिकल मिल गया। 4 मिल गया और चारों के टाइप मिल गए। ये याद रखना, ये भी एक आपके लिए पूरा का पूरा नोट्स रेडी हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग थ्योरी, अगर हम मार्केटिंग थ्योरी की बात करते हैं तो सेगमेंट मस्ट बी, सेगमेंट कैसा होना चाहिए। अगेन देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में बार बार बोल रहा हूं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मार्केटिंग थ्योरी के अनुसार जो सेगमेंट है, सेगमेंटेशन है, बंटवारा है, वो कैसा होना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए आपका। मेजरेबल होना चाहिए, मेजरेबल मतलब आप माप सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं का मतलब क्या हुआ, ये मेरा बाजार है पूरा का पूरा, मैंने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, 4 से ज्यादा बांट देते हैं चलो।
6 हिस्सों में बांट दिया मान लेते हैं। ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि मान लो यहां पर वो लोग हैं जो मेल हैं, यहां पर वो लोग हैं जो फीमेल है, यहां पर वो लोग हैं जिनकी इनकम अच्छी है, यहां पर वो लोग हैं जिनकी इनकम कम है। ठीक है ना। यहां पर वो लोग हैं जो एक तरह से आजकल नहीं होता जेनजीज का जमाना आ गया, तो आजकल जो यंगस्टर लोग को बोला जा रहा है जेनजीज है, यहां पर मान लेते हैं हमने जेनजीज को रख लिया यहां पर। ठीक है। और यहां पर मान लेते हैं ओल्ड नेचर वाले बंदे हैं, यानी कि जो बूढ़े हो गए हैं, थोड़े से पुराने हो गए हैं। ठीक है ना। ओल्ड कैटेगरीज को रख लिया, तो मैंने ये 6 अलग अलग कैटेगरीज बना ली। ठीक है ना। इसमें स्टाइल, एटीट्यूड, सब चीजें आ जाएगी। अब ये मेजरेबल है। मेजरेबल का मतलब क्या हुआ? अच्छा, इनकम आपकी ज्यादा है, मैं बोलूं कि आपकी इनकम ज्यादा है, अब कैसे पता चलेगा कि आपकी इनकम सच में ज्यादा है या नहीं है? किसी के लिए 10 रुपए भी ज्यादा है, किसी के लिए 1 लाख रुपए भी ज्यादा नहीं है। तो इनकम ज्यादा या कम नहीं बोलना है, नंबर्स बताने हैं। मतलब अगर मैं बोलूं इनकम यहां पर हाई है, यहां पर लो है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहां पर जो लोग रहते हैं उनकी जो पर मंथ इनकम है वो मुश्किल से भैया 10,000 के आसपास है। और जो जहां पर मैं ज्यादा बोल रहा हूं वहां पर वैसे लोग हैं जिनकी इनकम जो है वो 50,000 के आसपास में है पर मंथ। तो थोड़ा सा अब दिख रहा है कि हाँ, इसके कंपेयर में ये ज्यादा है, तो मेजरेबल हुआ ना। मेजरेबल हुआ ना, बिना मेजरेबल के कैसे पता चलेगा ज्यादा या कम? वही सिंपल सा लाइन है कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है, बताओ। अब बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे, है ना। लेकिन मैं अगर ये लाइन डाल दूं, बोलूं ये कि 4 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का, तो अब बताओ पहली वाली लाइन छोटी है बड़ी है? आप बोलेंगे सर छोटी है। ठीक है, तो मेजरेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, जो हमारे पहुंच में हो। एक्सेसिबल का मतलब वो है जो पहुंच में हो। ऐसा नहीं हो कि आपने बना तो लिया सेगमेंट और आपकी पहुंच में ही नहीं है, तो बेकार है। तो वो पहुंच में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। सब्सटेंटियल होना चाहिए, मतलब हमारे पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कंटिन्यूअसली रहने वाली है और उसको हम यूज टू कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, देखो ये सब डिफरेंट है, अलग अलग है। प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉफिटेबल, तो ये पांचों के पांचों भैया होने चाहिए हमारे पास। सेगमेंट की बात करूं तो ये पांचों चीजें चाहिए हमें। ठीक है। चलो, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द यूजीसी नेट, असेसन और रीजंस, दावा और कारण या कथन और कारण, जो भी आप बोले, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है यूजीसी नेट का। और जेपीएससी जेट में भी, किसी भी स्टेट में चल जाओ जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है ना भैया, ये क्वेश्चन ना पूछते हैं ये लोग। तो आपको भी ध्यान रखना, चलिए जल्दी से बताइए। सबसे पहली बात, दोनों को पढ़िए और देखिए सही है गलती है। जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है इज अ कंसिडर्ड मोर पावरफुल देन द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब ध्यान से समझते हैं, बिहेवियर सेगमेंटेशन और डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में ज्यादा अच्छा क्या होगा? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशंस में हम बात करते हैं कि आपकी इनकम कैसी होगी, आपकी एज कितनी होगी। लेकिन बिहेवियरल सेगमेंटेशंस में हम ये देखते हैं कि आपकी स्टाइल क्या है। अच्छा, एक बात, सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूं कि मुझे ये शर्ट बेचना है, ठीक है, मुझे ये शर्ट बेचना है, तो सिर्फ मैं यंग लोगों को टारगेट कर लूं कि हाँ, वैसे जो यंगस्टर इसको पहन सकते हैं, मैं उनको टारगेट कर लूं, क्या क्या मेरा काम बन जाएगा? या फिर मैं वैसे लोगों को टारगेट करूं, ध्यान से समझो मेरे क्वेश्चंस को, मैं समझना। मुझे ये सेट बेचना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर मैं ये सेट बोलूं कि मैं जितने भी यंगस्टर है ना, आप फेसबुक यूट्यूब में एड्स देखते हो, मैं एक भीड़ में गया जहां केवल यंगस्टर लोग हैं, मैं उनको बोला कि भाई ये देखो ये सेट है, बेच लो, खरीद लो, खरीद लो। ठीक है। एक दूसरे भीड़ में गया जहां पर टी शर्ट्स बहुत रेयर लोग पहनते हैं, वहां ज्यादातर लोग सिर्फ शर्ट पहनते हैं। मैंने क्या कहा, वो क्या कहा, एक यंगस्टर के ग्रुप में गया और एक दूसरे ग्रुप में गया जहां पर ज्यादातर लोग सिर्फ शर्ट पहनते हैं। मतलब मेरी शर्ट कहाँ ज्यादा बिकेगी? आप बोलेंगे सर जहां शर्ट ज्यादा बेचते हैं ना, वो जो शर्ट पहनते हैं, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर। मैं जेनजीज के ग्रुप में गया, ये हो गया डेमोग्राफिक। आई बात समझ में? तो एज बांटने से कहीं ज्यादा आसान है कि बिहेवियर बांटना। ठीक है। ये अगर मैं ये अपनी शर्ट, जो बंदे केवल टी शर्ट्स पहनते हैं, अगर उनको बेचने जाऊं, शर्ट बिकेगी क्या मेरी? भाई कम बिकेगी। मैं ये शर्ट उनको बेचने जाऊं जो शर्ट्स पहनते हैं, बिकेगी? एकदम बिकने के चांसेस बढ़ेंगे। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन एज पर कंपेयर ऑफ डेमोग्राफिक कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हम उसको और अच्छे से यूज टू कर सकते हैं। ये इसका भी फिल्टर कर देता है भाई, ये इसको भी फिल्टर कर लेता है। एग्जाम्पल से समझाया हूं, अब गलती नहीं होना चाहिए। रीजंस क्या है? इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट अ कस्टमर्स रिस्पॉन्स। हाँ बिल्कुल, ये कस्टमर्स के रिस्पॉन्स को दिखलाता है, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये शर्ट बेचने जा रहा हूं तो शर्ट वालों को पसंद आएगा। तो बिल्कुल कारण भी सही है और इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। आई बात समझ में?
आई बात समझ में ना एकदम क्लियरली? अब नहीं समझ में आएगा तब तो भाई दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ फर्म टारगेट्स अ मल्टीपल सेगमेंट, एक फर्म है जो मल्टीपल सेगमेंट्स को टारगेट करता है विथ अ डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी। वो डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी को यूज करता है। दिस इज, ये क्या है? ये क्या है? इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अब जैसे कि मैंने बोला ये शर्ट, अब ये शर्ट कौन पहन सकता है? भाई जिसकी बॉडी मेरे जैसी होगी ना वो हर कोई पहनेगा, चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे जेनजीज हो, मतलब चाहे उसकी एज 20 साल की हो, 30 साल की हो, 40 साल की हो, या 50 साल की हो। बॉडी फिट कैसी है मैटर ये करता है। बॉडी फिट कैसी है वो मैटर करता है। अगर मैं ये सेट बेचने जा रहा हूं तो ये सेट जिस जिस बॉडी में फिट होगा वो सब लोग पहन पाएंगे इसको। सिंपल सा लॉजिक है एकदम, है ना? तो डिफरेंशिएट मार्केटिंग हम इस्तेमाल करेंगे मार्केटिंग मिक्स के दौरान पे, और मल्टीपल सेगमेंटेशन पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन? नॉट द पार्ट ऑफ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था साइकोग्राफिक में क्या क्या आता है, याद है आप सबको? ध्यान रखना, इसीलिए बोलता हूँ ना क्वेश्चंस ध्यान रखो। पहले वाले क्वेश्चंस में था ना, किसमें था भाई? हाँ, सेकंड क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने सेकंड क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था साइकोग्राफिक किसमें आता है, सब है ना, सेकंड क्वेश्चन में बता दिया था। साइकोग्राफिक में क्या क्या आता है? साइकोग्राफिक में आता है स्टाइल, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, आपका एटीट्यूड, आपका स्टेटस। सिंपल सी भाषा में बोले तो आपका स्टेटस, एकदम सिंपल सी भाषा में समझो, आपकी स्टेटस को दिखलाता है वो। तो आपके लाइफ स्टाइल को दिखलाएगा, आपके सोशल क्लास को दिखलाएगा, आपकी पर्सनालिटी को दिखलाएगा, आपके इनकम को नहीं दिखलाएगा। अच्छा, इनकम किस में दिखलाएगा कमेंट करके बताओ। इनकम किस में दिखलाएगा ये कमेंट करके बताओ कि हाँ सर इनकम जो है साइकोग्राफिक का तो पार्ट नहीं है, तो है किसका पार्ट? ये भी क्वेश्चन नंबर 2 में मिल जाएगा इसका आंसर। अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना एक बार, इसका आंसर वहां दे दिया है। अभी तो 6 में हूं ना, 2 में दे चुका हूं। चलो आगे बढ़ते, इसको मैच आउट कीजिए। जियोग्राफी, डेमोग्राफी, साइकोग्राफी और बिहेवियरल। अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया, जल्दी से बताओ। अभी तो हमने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना, साइकोग्राफी कहां पर था? लाइफ स्टाइल में था। तो ए का 3 होगा, सॉरी सी का 3। ओके देखो, एक से काम बन गया मेरा, सी का 3 से मुझे मिल गया सारा आंसर। बिहेवियरल क्या दिखाता है? आपकी लॉयलिटी को दिखलाता है, हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। बिहेवियर आपकी लॉयलिटी को दिखलाता है। जियोग्राफी किसको दिखलाता है? जियोग्राफी पर्टिकुलर वो रीजन्स को दिखलाता है, क्योंकि जियोग्राफी मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक ना, ये आपकी लोकेशंस को दिखलाया। डेमोग्राफी हमारी एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आसान सा था, कुछ एफर्ट लगा नहीं लगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना था, थोड़ा सा ध्यान दिया काम बन जाता है भाई। इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बस थोड़ी सी नजर आपको एकदम परखनी पड़ती है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है, बाकी सारा काम हो जाता है। ठीक है, अच्छा और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी मार्च सेशन में आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बता दूं। मार्च में जो हमारे कोर्सेस हैं, ठीक है, इनके अंदर में मैं स्पेशल मॉक्स लेके आ रहा हूं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला, और हर यूनिट के मॉक्स लेके आने वाला हूं, भर भर के आपके लिए प्रैक्टिसेस करवाने वाला हूं। एसटीपी प्रोसेस, चलो बताओ, ये तो फुल फॉर्म है यार, अरेंज कर दो एसटीपी को अच्छे से। नाम से ही दिख रहा है, इसमें तो गलती नहीं है ना? एसटीपी यानी कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। पहले सेगमेंटेशन बनाइए, मतलब बाजार को बांटिए, पहले सेगमेंट कीजिए, उसके बाद आपको टारगेट सेटअप करना है कि हाँ इसको टारगेट करना है हमको, देन इसके हिसाब से पोजिशनिंग कीजिए, अपना एड वगैरह मार्केटिंग वगैरह जो भी करना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ कंपनी मार्केट एनर्जी ड्रिंक। एक कंपनी है जो कि मार्केट कर रही है क्या? एनर्जी ड्रिंक्स को। स्पेसिफिकली बात किया जाए
ये टारगेट कर रही है एथलीट एंड जिम को। जो एथलीट है हमारे और जो जिम में जो काम कर जो जिम में जा रहे हैं उनको फोकस ये बेसिकली करती है ऑन द परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। यानी कि एक कंपनी खास तौर पर किसको किसको देख रही है, एथलीट को देख रही है और जिम जाने वाले लोगों को देख रही है और उनके लिए एनर्जी ड्रिंक्स बनाती है और उनके लिए एनर्जी ड्रिंक्स का मार्केटिंग करती है। क्वेश्चन इज, ये जो परफॉर्मेंस बढ़ाने पर फोकस करती है इसे क्या कहा जाएगा? किसका पार्ट है ये? किसका पार्ट है ये? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसका पार्ट में दिखेगा हमें? जिम जाना, एथलिस्ट होना, यानी कि वो लोग हैं जो अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं, जो अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ बिहेवियर। ये बिहेवियर को दिखाने वाला टर्म्स है। किसको दिखा रहा है? बिहेवियर को, कि इनका बिहेवियर है खुद को फिट रखना। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन? इनमें से कौन सा लिमिटेशंस है? किस चीज का भाई? जो हमारा सेगमेंटेशन है उसका। ठीक है। जो मार्केट का सेगमेंटेशन है उसकी कौन सी इनमें से लिमिटेशंस हो सकती है? इनमें से कौन सा बहुत ज्यादा ही सेगमेंटेशन का लिमिटेशन हो जाएगा? यानी कि आप अगर एक्सक्लूसिवली बहुत ज्यादा लिमिटेशंस कर देंगे तो क्या दिक्कत होगा? मतलब सेगमेंटेशंस कर देंगे तो क्या दिक्कत होगा? अच्छा, अब इसका मतलब समझते हैं पहले होता क्या चाहिए। ध्यान से देखो, मैं मतलब समझा रहा हूं। ये पूरा मेरा बाजार है। मेरा जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसा है कि मेरे प्रोडक्ट कुछ ऐसा हमने डिजाइन किया है जो कि सिर्फ फीमेल यूज करे। फीमेल में भी वो जो 18 प्लस हो, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा काम का नहीं होगा। मतलब जो हमारे 40 साल से ऊपर हो जाएंगे उनके लिए फिर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जो 40 साल से ऊपर होंगे उनके लिए नहीं होगा, तो 18 से लेकर के 40 तक हो। प्लस जिनकी इनकम अच्छी हो, प्लस जिनकी इनकम अच्छी हो। ठीक है, ऐसे। प्लस इनमें से वैसे भी जो मैरिड ना हो, जो अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, मैं लिख लेता हूं, या अनमैरिड जो भी हो, चलो खैर ये वाला बाद में हटा देते हैं। ठीक है। प्लस एक पर्टिकुलर लोकेशन में हो। पर्टिकुलर लोकेशन मतलब जहां ठंडी पड़ रही हो या गर्मी पड़ रही हो या फिर कुछ उस टाइप का हो। प्लस कुछ उस टाइप से लोकेशन भी हो। ठीक ना। प्लस कुछ स्किन टोन भी ले लिया मैंने। यहाँ ये वाले स्किन टोन भी चलने वाले, उससे ज्यादा नहीं चलने वाले। अब ध्यान से देखो, अब मैं जितना कम कर जितना ज्यादा लिखूंगा उतना मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स कम हो जाएंगे। अब जैसे कि सिंपल सी भाषा में बोलूं, मैं किनको पढ़ाता हूं? अब ध्यान से देखो, मैं पढ़ाता हूं कॉमर्स वाले बच्चों को। क्या सिर्फ कॉमर्स पढ़ाता हूं? नहीं, कॉमर्स में भी 11 ट्वेल्थ ग्रेजुएशन को नहीं पढ़ाता हूं। जो बीएड एंट्रेंस कर रहे हैं उनको नहीं पढ़ाता हूं। मैं पढ़ाता हूं सिर्फ कॉमर्स में कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं उनको। उसमें भी लिमिटेड है कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे या फिर पीजीटी टीचर होंगे या अकाउंटेंट होंगे। बस गिने चुने इनको ही पढ़ाता हूं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं। तो नंबर ऑफ ऑडियंस जो है मेरे, या फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है मेरे, वो कम हो गए ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं सबको नहीं रीच कर रहा हूं, मैं कुछ कुछ लोगों को। अब वही मैं बोलूं मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं, मैं 11 ट्वेल्थ ग्रेजुएशन सबको पढ़ाऊं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मेरे लिए। अब इसके होगा क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट कम अगर हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑडियंस कम हो जाएगी, नंबर ऑफ कस्टमर अगर आपके कम हो जाएंगे, तो आपका जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। एकदम सही बात है आपका। आपका जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, जो ब्रांड की आइडेंटिटी है कहीं ना कहीं वो डिल्यूशंस में चली जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाती है। आपके ब्रांड की जो आइडेंटिटी है वो बहुत बड़ी नहीं हो पाती है। अब आप ध्यान से देखो, एक सिंपल सी भाषा में, जेट का फॉर्म कितने लोगों ने फिल किया? अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सी भाषा में बताओ, जेट का फॉर्म कितने लोगों ने फिल किया? तो जेट में कुल मिलाकर के लगभग आपका 18 से 19 सब्जेक्ट था, जिसको फिल किया सिर्फ और सिर्फ 1.8 लाख बच्चों ने। सिर्फ और सिर्फ 1.8 लाख बच्चे ने फॉर्म फिल किया। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मैं बोलूं यही एसएससी का एग्जाम होता तो क्या होता? तो सर कुछ नहीं होता, बस ये 1.8 लाख के जगह में 1.8 करोड़ हो जाता सर, और कुछ नहीं होता। अब एक सिंपल सी बात, जो टीचर इसमें पढ़ा रहा है और इसमें भी एक सब्जेक्ट को, कॉमर्स को पढ़ा रहा है, ठीक है, इसमें भी एक सब्जेक्ट, ये 1.8 पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, इसमें भी 18 सब्जेक्ट्स, 18 से 19 सब्जेक्ट है हमारे। मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, और भी ज्यादा है। तो उसमें भी मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो कितने बच्चे हमारे पास होंगे? ऑफकोर्स बहुत कम होंगे। और यहां पर क्या है, ये एसएससी का है, तो एसएससी का एक ही मास्टर ये पूरा का पूरा 1.8 करोड़ को देखेगा।
तो बड़ा हो गया ना भाई, उसके सब्सक्राइबर भी ज्यादा मिलेंगे, यूट्यूब पर भी सब कुछ अच्छा होगा, हमारे पास ऑलरेडी कम होंगे। तो दिस इज द डिफरेंस। तो कहीं ना कहीं ब्रांड आइडेंटिटी भी उनकी ज्यादा हो गई एज पर कंपेयर ऑफ इसके यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें मिलती है। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। जहां पर ज्यादा ऑडियंस होती है वहां पर काम करना ज्यादा आसान होता है, जहां कम है वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि हर लोगों की नीड अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होता है हमारे लिए। बेटर इकोनॉमिक स्केल होता है, भैया काहे का इकोनॉमिक स्केल होगा, यहाँ पर ज्यादा इकोनॉमिक स्केल नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। अब प्राइसिंग सेगमेंटेशंस पर आते हैं। अब प्राइसिंग पर आते हैं। प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्राइसिंग डिसीजन लेना, ये किसी बिजनेस का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है। ठीक है, प्राइसिंग की बात हो रहा है, तो इनमें से कौन सा प्राइसिंग का मुख्य मकसद नहीं होता है, चलो जल्दी से बताओ। प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना, ये बिल्कुल होता है। मार्केट में पेनिट्रेशन करना, मतलब मार्केट में जल्दी से जल्दी घुस जाना, बिल्कुल ये भी होता है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन देखना, बिल्कुल होता है। अब ब्रांड को एलिमिनेट करना, भैया ये कहां से रहेगा, ये तो नेगेटिव में चला गया, इसको काट दो और ये इसका आंसर भी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, चलिए जल्दी से बताइए। फर्स्ट क्या है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि मेरे पास मान लो अलग अलग 5-6 तरह के प्रोडक्ट आते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया मैं जितना भी बनाऊंगा ना, उसका कॉस्ट प्लस 10% का कमाई लूंगा, चाहे मार्केट में उसकी ज्यादा डिमांड हो या कम डिमांड हो, मेरी प्रॉफिट मार्जिन 10% होगी। अगर मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एड अ फिक्स परसेंटेज मार्कअप टू कॉस्ट, हम कॉस्ट पर फिक्स परसेंटेज जोड़ते हैं। एकदम सही बात है भाई, ये तो एकदम सही बात है ये, है ना। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्या होता है, ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन का मतलब ही होता है जहां पर हमारा टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है। यानी कि ब्रेक इवन कंसीडर द टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, और जो हमारे सेल वैल्यू में दोनों बराबर हो जाए भैया उसके। ठीक है, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, ठीक ना, इग्नोर कर देता है इन्वेस्टमेंट लेवल को। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग का मतलब ये हुआ, अगर आपने 10 माल बेचा या 100 माल बेचा तो उसमें से कितना रिटर्न आने वाला है, ये कितनी खराब जाने वाली है, कितना वारंटी में जाने वाला है, ये सारी चीजें। तो बिल्कुल हम उसको देखते हैं, उसी के आधार पर इन्वेस्टमेंट लेवल भी रखते हैं। इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, कितना डिफेक्टिव हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो भी हमें रखना पड़ता है। यहाँ पर दो चीजें हमें पढ़ने को मिलती है, एक होता है नॉर्मल कॉस्ट, एक होता है नॉर्मल लॉस, और दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। वो चीजें हमें यहीं पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग, ठीक ना, इग्नोर कर देता है कस्टमर डिमांड को, बिल्कुल सही। कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो होता है वो उसी पर काम करता है कि हाँ भाई कोस्ट के साथ में एक फिक्स प्राइसिंग लेकर के चलने वाले हैं, उसको काम करता है। ये कस्टमर की डिमांड को इग्नोर करता है, मतलब डिमांड ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ाना चाहिए, ये उसको काम ही नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक, दो और चार, है ना। चलिए नेक्स्ट, प्राइस स्कीमिंग। जब प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन दो चीजें होती है। प्राइस पेनिट्रेशन को समझना है तो सबसे बढ़िया जियो है। मतलब किसी मार्केट में अगर मुझे एंट्री करनी है तो भैया प्राइस कम से कम कर दो और उस मार्केट में जाकर के धूम मचा दो। दिस इज कॉल्ड प्राइस पेनिट्रेशन। ठीक है, फिर आती है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग का मतलब कि भैया आपने कुछ नया लॉन्च किया और लॉन्चिंग के समय उसकी प्राइस हाई रखो, जस्ट लाइक अ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन जिस समय नया लॉन्च होता है उसकी प्राइस बहुत हाई रहती है, उसके एक आध महीने बाद उसकी प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। मोबाइल तो वही है, प्राइस गिरने लगती है। दिस इज कॉल्ड प्राइस स्कीमिंग। तो प्राइस स्कीमिंग इज सुटेबल व्हेन अ प्रोडक्ट हैज अ लिटिल कॉम्पिटिशन। जब मैं नया लॉन्च करूंगा तब तो लिटिल कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन तो कम रहता ही रहता है। एकदम सही बात है। प्राइस स्कीमिंग इन्वॉल्व होता है चार्जिंग अ हाई इन इनिशियल प्राइसिंग, शुरुआत में ज्यादा लेना, बिल्कुल सही बात है ये भी। सो बोथ एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसको।
पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग मैंने बता दिया। पेनिट्रेशन का मतलब जब हम लोग स्टार्ट में कम रखते हैं, और मार्केट में एंट्री करते हैं। और स्कीमिंग प्राइसिंग वो है जो स्टार्टिंग में ही प्राइस हाई रखता है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग 100 रुपए ना बोल करके आपको बोलेगा 99 रुपए, उससे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, बाजार में ए नहीं रखा है 100 रुपए का प्राइस, तो हम रखते हैं कितना, 95 रुपए का प्राइस, बिकॉज ऑफ हमें कॉम्पिटिशन करना है। ठीक है, जल्दी से बताओ। भाई मैंने सारा बता दो दिया, भाई मैंने सारा बता दिया, अब तो बता दो। साइकोलॉजिकल 99 रुपया, कॉम्पिटिशन राइवलरी को देखते हुए। स्कीमिंग जो है वो स्टार्ट में हाई लेगा, ये लो लेगा, तो बस हो गया। ए का 2, बी का 1, सी का 4, ये रहा ए नंबर। है ना, आसान सा था। क्वेश्चंस को देखना, इसीलिए टॉपिक समझ लोगे तो इधर ढूंढना आसान है, इसलिए मैंने इधर सब कुछ लिख दिया ताकि इस दिमाग में क्लियरिटी आ जाए। चलो नेक्स्ट। अ कंपनी रिड्यूस कर रही है प्राइस टेम्परली। कंपनी क्या कर रही है, रिड्यूस करती है प्राइस टेम्परली ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, फेस्टिवल में रिड्यूस कर रही है, और टू इंक्रीज अ शॉर्ट टर्म सेल, और उसे शॉर्ट टर्म सेल्स को इंक्रीज करती है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, इस एग्जांपल को क्या बोलते हैं? जैसे कि आपका बिग बिलियन डेज आता है, फ्लिपकार्ट जम के सेल आती है। जैसे कि अभी आपका जो कोर्स अभी चल रहा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो जेट वाली जो बैच है, अगर मैं जेट कॉमर्स वाली बैच की बात करूं, अभी आपका फैब एंड ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है सर? फैब एंड ऑफर। जो कोर्स आपकी 3,000 की थी, वो अभी आपको कितने में मिल रही है? सिर्फ 2499 में। तो भैया ये तो एक तरह से आपको शुरुआत में कम मिल रहा है ना, इसको बोलते क्या है? ये, और ये भी 28 तक ऑफर है। अब ये 28 तक मैंने आपको ऑफर दिया, यानी कि शॉर्ट टर्म ये सेल है आपके लिए। इसको बोलेंगे क्या, जल्दी से बताओ? इसको बोलते हैं प्रमोशनल प्राइसिंग, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपको 3,000 बाद में पे करना पड़ेगा। दैट्स वाई जो 2499 भी लग रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रमोशनल प्राइसिंग। आई बात समझ में? रियल लाइफ में भी ये चीजें आपके सामने हो रही है, आप ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफाइंड प्रमोशन इन मार्केटिंग? इनमें से कौन सा मार्केटिंग में प्रमोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है या एक्सप्लेनेशन करता है? चलिए जल्दी से बताइएगा। कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट वैल्यू टू कस्टमर। मार्केटिंग सबसे बेस्ट तब अच्छी होती है जब आप कस्टमर के बिहाफ में, कस्टमर के लिए बात करते हैं, यानी कि कम्युनिकेटिंग अ प्रोडक्ट वैल्यूज टू कस्टमर, कस्टमर को क्या वैल्यूज मिलेगी आप वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। एडवर्टाइजिंग इज अ पेड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टीजमेंट एक पेड प्रमोशन होता है, जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो पहले ऐड आता है, तो वो कहीं ना कहीं ऐड है। नॉन पर्सनल है क्योंकि सिर्फ ये आपके लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए डिजाइन है। तो नॉन पर्सनल और पेड कम्युनिकेशन तरीका है, बिल्कुल सही बात है। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व होता है जहां फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जैसे कि हमने आपको ऑफिस का नंबर दिया है, कोई क्वारीज हो तो आप सिंपली कॉल करके या व्हाट्सअप करिए, तो वो सिर्फ आपके लिए पर्सनल हो गया। तो ये भी हमारा आ जाएगा पर्सनल में, फेस टू फेस, या फिर आप डायरेक्टली इंटरेक्शंस बोल सकते हो, ये सब आ जाता है। सेल्स प्रमोशन प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्ड ओनली। जो सेल्स प्रमोशन है वो लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग को दिखलाता है, नहीं। लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग के लिए हमें चाहिए होता है पर्सनल टच। क्या चाहिए होता है? पर्सनल टच, ध्यान रखना। पब्लिक रिलेशन हेल्प करता है बिल्ड द कॉर्पोरेट इमेज। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर आप पब्लिक के साथ में रिलेशन बनाते हो तो वो कॉर्पोरेट इमेज को बनाता है, आपके लिए अच्छा बनाता है वो, है ना? क्लियर है चीज? नेक्स्ट, चलो असेसन और रीजन। पुश स्ट्रेटेजी, चलो जल्दी से बताओ। एक पुल स्ट्रेटेजी होता है, एक पुश स्ट्रेटेजी होता है, चलो जल्दी से बताओ इसको। पुश मतलब होता है धक्का देना। पुश मतलब क्या हुआ? धक्का दे देना। अब धक्का कैसे देते हैं?
तो पुश स्ट्रेटेजी सबसे अच्छा काम करता है कस्टमर के साथ नहीं बल्कि मीडिएटर के साथ में। तो पुश स्ट्रेटेजी में मैंने माल बनाया और जो इंटरमीडिएटर है हमने उसको पूरा का पूरा माल बेचा और वो जाके फाइनल कस्टमर को बेचेगा। बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट सही है। पुश स्ट्रेटेजी जो है वो इनकरेज करता है रिटेलर्स को कि आप स्टॉक्स उठाओ और उनको बेचो और प्रमोट करो, और उसके बदले में वो ज्यादा एक्स्ट्रा कमीशन उनको दे देते हैं। एक्स्ट्रा क्या देते हैं? कमीशन देते हैं। ऐसा देखा है कितनी बार ऐसा होता होगा ना, जैसे कि अभी गर्मी का टाइम आने वाला है, तो बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक कंपनी ऐसी जो कि नई नई कोल्ड ड्रिंक कंपनी होगी, ठीक है ना, कोको कोला या फिर उसकी बात नहीं करो, अभी कैंपा कोला की ही बात कर लो। पिछली गर्मी में जिनकी दुकान होगी उनको पता होगा, कैंपा कोला ने आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया था। दिया था। क्यों दिया था? माल बेचने के लिए। कैंपा कोले की एड बहुत ज्यादा टीवी में नहीं दिखी थी या मोबाइल पे नहीं दिखी थी। उन्होंने वो चीज कस्टमर रिटेलर पर खर्चा किया, रिटेलर को ज्यादा कमीशन दे दिया, उससे उन्होंने ज्यादा माल बेचा। देखा था ये चीज? जो दुकानदार होंगे वो चीज समझते होंगे। आप में से कितने लोगों ने ये इस चीज को फील किया है? कितने लोग दुकानदार हैं या फिर कितने लोग के घर में घर में दुकान है या फिर मम्मी पापा का दुकान है या फिर भाई वगैरह का दुकान है और आपको ये चीज पता है? कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर ये चीज हुआ था। तो आपके लाइफ में ये सब कुछ होता है, जितनी भी आप कॉमर्स का पार्ट पढ़ते हो ना। देखो एक सिंपल से बताता हूँ, भले ही आपका साइंस में या फिर आपने आर्ट्स में जो चीजें पढ़ी हो, ठीक है ना, वो आपके साथ ना घटता हो, कॉमर्स का ईच एंड एवरी पॉइंट आपकी लाइफ में घटता है। और मैं वो ही आपको एग्जांपल में बताता हूँ। ध्यान देना, मैं कभी भी कोई एबीसीडी वाला एग्जांपल नहीं लेता हूँ। मैं जब भी कोई एग्जांपल लेता हूँ वो रियलिस्टिक होता है। जैसे कैंपा कोला दिया, ये ध्यान रखना, अगर होगा तो आपको जरूर मिला होगा। आप लोग अगर किया होगा, अगर अब याद करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और उसको क्या बोलेंगे? पुश स्ट्रेटेजी। क्या बोलेंगे? पुश स्ट्रेटेजी। याद रखना। तो दोबारा जब भी इस तरह से कुछ हो ना, अभी गर्मी आने वाली है, फिर से होगा तो समझ में आ जाएगा। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। जल्दी से बताइए। एडवर्टाइजिंग, लोगों को बताना। पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस काम करना। सेल प्रमोशन, माल बेचने पर ध्यान देना, ठीक है ना। पब्लिक रिलेशन, जहां पर एक दूसरे के साथ में टचअप करके रखना। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो एडवर्टाइजिंग, जैसे कि टेलीविजन पर हमने एड चलाया तो टेलीविजन कॉमर्शियल पार्ट हो गया हमारा। पर्सनल सेलिंग में मैंने क्या कहा? पर्सनल सेलिंग जहां पर आप उनसे फेस टू फेस मिलते हैं, तो फेस टू फेस जहां पर मिलते हैं आप उनको बोल सकते हैं। सेल्स प्रमोशन कहाँ जाएगा? तो सेल्स प्रमोशन बेसिकली हमारा जहां पर हम उनको माल बेचने पर फोकस करते हैं, जैसे कूपन देना, डिस्काउंट्स देना। और पब्लिक रिलेशन में जहां पर हम उनके साथ में एक तरह से रिलेशन बनाते हैं, ठीक ना, प्रेस रिलीज करना, पब्लिक रिलेशन बनाना, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। चलिए नेक्स्ट। A company launch a celebrity endorsements television campaign to create a brand awareness for the national wide. This primarily reflect to, एक कंपनी पूरे देश में अपने प्रोडक्ट को दिखलाने के लिए क्या करती है? एक सेलिब्रिटी को इंडोर्स करती है और टेलीविजन में उसका एड चलाती है। आपने देखा होगा ना, टीवी में एड वगैरह देखा होगा, किसी ने हीरो वगैरह का चल रहा है तो किसी का कुछ चल रहा है। टीवी आजकल तो लोग देखते हैं, आजकल तो मोबाइल में देखने लगते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर टीवी देख रहे हो, टीवी में ही ज्यादा देखने को मिलता है, मोबाइल्स में बहुत कम देखने को मिलता है। बट चलो ठीक है, मोबाइल्स में भी देख लिया, टीवी में देख लिया। कहीं भी कोई भी हीरो वगैरह जितने भी हैं, वो किसी प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं। जैसे कि अभी गर्मी आने वाली है ना, माजा का ऐड आएगा, ऐश्वर्या राय उसका माजा का ऐड करेंगी एकदम, ठीक है ना। देख के ही फील आ जाता है ना माजा। अब देखो, मैंने बोला और आप लोगों ने फील किया होगा। अब कमेंट में बताना ऐश्वर्या राय के अलावा कौन और है जो माजा का ऐड में आपको दिखा था, ठीक है ना। ये जो आप बताने वाले हो वही इसका आंसर है। ये जो आप बताने वाले हो वही है। यहाँ पर क्या मैंने बात की? मास एडवर्टाइजिंग की। क्योंकि अगर मैंने देखा है तो आपने भी देखा है वो चीज। अब आप लोगों ने उसको देखा तो सिर्फ देख करके याद रखा या फिर उसको कुछ समझा भी था, ये बात को समझना है, ठीक ना। आप उसे सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए देखते हो, कुछ और के लिए देखते हो, या फिर मेरी तरह एजुकेशन के लिए देखते हो, ये बात को देखना है, ठीक है ना। जैसे कि अभी एक ऐड दिख रहा था, मैं बिस्किट का ऐड दिखा रहा था, जो ये कर रहे थे क्या ना, ऋतिक रोशन ऐड कर रहे थे उसका, ठीक है ना। बिस्फाम या कुछ तो था। तो वो वाली एक ऐड थी भाई। तो ये सब चीजें हैं ब्रांड बिल्डिंग का, ठीक है ना। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। इन 20 क्वेश्चन में से आपने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताओ। यहाँ सर इस 20 में से हमारे कितने स्कोर आए हैं। और याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी तक है। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ कल तक मिलने वाला है। आज होगी 27 फरवरी, कल होगा 28 फरवरी, तो भैया कल तक ही ये ऑफर आपके लिए, कल रात 12 बजे तक, यानी कि 28 फरवरी के रात 12 बजे तक ही ये ऑफर आपका काम
करिएगा। ठीक है, कूपन कोड महा लगाना है आपको। राइट, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशंस में। प्रॉपरली स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।